हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। अगर इसके पहले आपने लेक्चर 1, 2, 3 और नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आगे का पढ़ने के लिए हमें पीछे का नॉलेज बहुत जरूरी है। अभी तक हमने देखा, जैसे एक रिकैप कर देती हूँ। I equals to Q by T, electricity is equals to charge upon time, voltage is W by Q, voltage equals to work done upon charge। फिर हमने देखा resistance is equals to rho L by A, R is resistance, rho is resistivity, length of the wire, cross section of the wire। फिर हमने देखा कि एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके आप कैसे रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला था, अगर सीरीज में है रेजिस्टेंस तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस RS होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एडिशन होता है, और अगर पैरेलल में है तो उनका रेजिस्टेंस RP इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इनवर्स के एडिशन के इक्वल होता है। यहां तक हमने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या होता है? आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाता है। द सिंपल एग्जांपल इज कि बल्ब थोड़ी देर के बाद वो गर्म होने लग जाता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। मोबाइल जब आप चार्ज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट। तो ये तो वो प्लेस थे जहां पे हमें नहीं चाहिए फिर भी हीट जनरेट होती है, बट देयर आर प्लेसेस वेयर वी एक्चुअली नीड द हीट टू बी जनरेटेड, जैसे कि यस, हीटर, गीजर, आयरन एसेट्रा। ठीक है, तो वो हीट कैसे जनरेट होती है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, इसके लिए हमें जूल्स ने एक लॉ दिया। वो लॉ बहुत ही सिंपल था। उन्होंने बोला, होप सो ये आपने लिख लिया होगा। जूल्स लॉ बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, कंडक्टर में करंट जा रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? कंडक्टर का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जितनी ज्यादा देर के लिए हीट कंडक्टर से फ्लो होगी उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, H इज हीट। जितना ज्यादा आप करंट उसे फ्लो करेंगे उसके स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल मतलब बताती हूं। अगर आपने करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया तो हीट जो जनरेटेड होगी वो 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 टाइम्स 2 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 से 16। ये क्लियर? स्क्वायर पे डिपेंड करती है। एंड रेजिस्टेंस पे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोडक्शन। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये आता है I स्क्वायर RT। हीट की यूनिट है जूल, करंट की आपको पता है एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। ये सारा कुछ हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। T इज टाइम, उसको हम लेंगे सेकेंड्स में। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे अप्लायंसेस डिजाइन किए जाते हैं, हीटर, गीजर एसेट्रा। इसके अलावा भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का, वो है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। फ्यूज वायर क्या होता है? हमने पढ़ा जो जूल्स लॉ है वो होता है I स्क्वायर RT। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसका वोल्टेज या फिर आप कहिए करंट, वो
फ्लक्चुएट होता है। जब ज्यादा करंट आती है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, अगर देखिए ये वायर है, यहां पे हमारा एक अप्लायंसेस लगा हुआ है। जब मोर करंट आएगा तो इसको हीटिंग इफेक्ट देगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जिससे हमारा अप्लायंसेस डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को कम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी अप्लायंसेस में 2 वायर होते हैं। ये वायरिंग के बारे में हम डिटेल अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक मैं समरी बता देती हूँ। किसी भी अप्लायंसेस में 2 वायर आते हैं या फिर 3। पहला जो होता है वो लाइव वायर होता है, दूसरा वायर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है या कभी कभी ब्लू कलर का, और एक तीसरा होता है जो ग्रीन कलर का होता है। ओके, सो ग्रीन कलर अर्थ वायर होता है, लाइव वायर एक्चुअली जिसमें करंट फ्लो होता है, एंड एक ब्लैक वायर आप बोल सकते हैं वो न्यूट्रल है। सो जब करंट आ रहा है और अप्लायंसेस में ज्यादा आया तो अप्लायंसेस धूम खराब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि करंट अगर ज्यादा आए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो करंट डिवाइस तक पहुंचे ही नहीं, अप्लायंसेस तक पहुंचे ही नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, हम लाइव वायर में एक फ्यूज वायर लगा देते हैं। क्या करता है ये फ्यूज वायर? फ्यूज वायर एक ऐसा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई। क्या करते हैं, जब इससे करंट आया, करंट जैसे ही इंक्रीज हुआ, इसके अकॉर्डिंग हीट मोर जनरेट हुई। हीट जनरेट होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, वायर मेल्ट होके ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब कनेक्शन ब्रेक हुआ तो करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा, हमारा अप्लायंसेस सेव हो गया। ओके, कंफ्यूजन है? ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए, अप्लायंसेस करंट आ रहा है। करंट आते वक्त क्या हुआ कि अगर डायरेक्ट करंट अप्लायंसेस में आया, जब करंट इंक्रीज होगा अप्लायंसेस जल सकता है। ठीक है, अप्लायंसेस को रिपेयर करवाइए या फिर नया खरीदिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट क्या किया गया कि लाइव वायर मतलब जहां से करंट आ रहा है, जहां से करंट आ रहा है उस लाइन में ही हमने एक छोटा सा पीस ऑफ वायर लगा दिया विथ हेल्प ऑफ सम अनदर डिवाइस। उससे क्या हुआ कि जैसे ही करंट ज्यादा आया, हीट जनरेट हुई, नो प्रॉब्लम। उस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो है। लो मतलब हीट जनरेट हुई, उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया, मतलब वो मेल्ट हो गया। वायर है, मेल्ट हो गया तो क्या हो गया, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो हुआ क्या, फ्यूज वायर खराब हो गया, हमारा अप्लायंसेस सेफ हो गया। फ्यूज वायर वापस चेंज कर देंगे। अप्लायंसेस चेंज करना मतलब हैवी ऑन पॉकेट। ओके, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लॉ, जो कि फ्यूज वायर में काम आता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पावर। पावर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या मैकेनिक्स हो, सेम डेफिनेशन है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट बोले मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट वॉट, या वॉट मतलब वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट। ना हमने पढ़ा है कि जो वोल्टेज है वो क्या होता है, वर्क अपॉन बताइए चार्ज। यहां से अगर मैं वर्क की वैल्यू निकालूं तो वी क्यू इज नथिंग बट डब्ल्यू। ये वैल्यू डब्ल्यू की हम यहां सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू
W की वैल्यू क्या है, VQ अपॉन टाइम। लेकिन चार्ज अपॉन टाइम क्या था, याद है, बताइए, करंट। मतलब पावर के एक और फॉर्मूला होता है VI, यूनिट तो सेम ही होती है, फॉर्मूला VI है। इसके अलावा भी आप ओम्स लॉ को यूज करके इस फॉर्मूले को वेरिएशन दे सकते हैं। कैसे, देखते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी ने बोला कि नहीं भाई इस फॉर्मूले में मुझे करंट नहीं देखना है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कि करंट की वैल्यू नहीं दी है, इंस्टीड ऑफ दैट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, I की वैल्यू नहीं दिया है तो यहां से I की वैल्यू निकाल लीजिए। ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू V एज इट इज I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। यहां से आप देखेंगे तो पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो ये एक वर्जन, ये दूसरा वर्जन, एक तीसरा भी देखते हैं, यहां कर लें। ओके, रब इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। अब तीसरी बार क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं भाई मुझे वोल्टेज नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो पावर इक्वल टू V की वैल्यू ये देखिए ओम्स लॉ से IR, तो V की वैल्यू मैंने डाल दी IR और I की वैल्यू I। सो पावर इज I स्क्वायर R, ये आपका तीसरा फॉर्मूला। तो देखिए पावर VI भी हो सकता है, पावर V स्क्वायर अपॉन R हो सकता है, या I स्क्वायर R। और पावर यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है ही, रेट ऑफ डूइंग वर्क W अपॉन T। ठीक है, ओके। अब देखिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है तो जो उसकी यूनिट हम लेते हैं वो, जैसे आपने शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये सुना हो कि 50 यूनिट का बिल आ गया, 60 यूनिट का, 200 यूनिट का। सो उस टाइम में यूनिट जानना जरूरी है। तो एक्चुअली एनर्जी कंजम्पशन इन इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज यूनिट, मतलब यूनिट जो है एनर्जी कंजम्पशन की वो खुद ही, उसका नाम ही यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट होता क्या है वो देख लेते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब ये क्या बोला है, अगर किलोवाट मतलब 1000 वाट, करेक्ट, और आर, अगर मैं 1000 वाट 1 आवर तक यूज करती हूँ, मतलब कोई एक अप्लायंसेस है जिसका पावर है 1000 वाट या 1 किलोवाट, उसको 1 आवर के लिए अगर मैं यूज करती हूँ तो उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, ओके। सो अगर यहां से देखें, इसको आप 1000 रहने दीजिए वाट, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करके देखते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट, ये आ गया मिनट में, और अगर सेकेंड में करना है तो एक और सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 3 6 3 and 2 5 zeros वॉट सेकेंड। ठीक है, ओके। अभी देखिए पावर हमने क्या देखा था, वर्क अपॉन टाइम, पावर की यूनिट वॉट। ये कंफ्यूज मत होइए, ये वर्क वाला है और ये वॉट वाला W है। ठीक है, इसको मैं स्मॉल लिखती हूं और इसको वॉट को कैपिटल। तो जूल अपॉन सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉट सेकेंड इज नथिंग बट जूल, मतलब वॉट सेकेंड क्या है, हमारा जूल है। तो ये हो जाएगा 3.6, डेसिमल शिफ्ट किया है, 1 2, डेसिमल जब नहीं है तो कहां डेसिमल होता है, लास्ट में। लास्ट में डेसिमल है, हमने शिफ्ट किया कितने प्लेस पे, 1 2 3 4 5 और यहां पे लाए 6, तो ये 6 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब 1 यूनिट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो दिस मच होगा। ये क्लियर, नोट कर लिया आपने, रब कर दें ताकि हम न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है, चलिए रब कर रही हूं। अभी मैं जो भी क्वेश्चन यहां बोर्ड पे लिखूंगी आप उसको पहले पॉज करके खुद ट्राई कीजिए,
उससे ये होगा कि आपको जो कंसेप्ट समझा वो चेक हो जाएगा कि आपको समझा कि नहीं समझा। तो पहले पॉज, ट्राई इट, और नहीं आएगा तो फिर आप आगे देख लीजिए वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले पहले देखते हैं। लेट मी चेक द टेक्स्ट बुक। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा है। एक आयरन है जो एनर्जी किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 840 वॉट। 840 वॉट एनर्जी कंजम्पशन रेट, एनर्जी कंजम्पशन का रेट दिया है, मतलब एनर्जी कंजम्पशन का अगर रेट है मतलब वो पावर दिया हुआ है, करेक्ट, वॉट। व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट 360 वॉट, व्हेन द हीटिंग एट द मिनिमम, मतलब मैक्सिमम जो है ये है और मिनिमम जो है दैट दे हैव गिवन 360 वॉट। ठीक है, द वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, एंड व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ओके, हमें दोनों केस के लिए रेजिस्टेंस ढूंढना है और करंट ढूंढना है। पॉज कर लीजिए एंड ट्राई इट कि कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, हो गया, ट्राई करें। ओके, सो हमने देखा जो पावर होता है सबसे पहला फॉर्मूला VI था, करेक्ट। ठीक है, सो पावर पहले के, ये पहला केस है और ये आपका सेकेंड केस है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। पावर दिया है 840, वोल्टेज दिया है 220, करंट ढूंढ लीजिए। यहां से करंट कितना आ जाएगा, साइड में कर देते हैं। 840 अपॉन 220 इज योर I। 0 0, 2 1 जा 2 1 जा, 2 4 जा, so 11 3 जा 33, okay, 7 and 9, 11 8 जा 88, 2 approx 3.82 ampere. This is the current in the first case. Okay, सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। सेम वे, सेकेंड केस में पावर दिया है 360 इज इक्वल्स टू वोल्टेज 220 एंड I। यहां से 360 220 इज योर I, कट कट 11 1 8, so 18 divided by 11, 11 1 जा 11, 7, 11 6 जा 66, 3, approx 3, so 1.63 ampere in the second case. करंट किस केस में ज्यादा है, इन द फर्स्ट केस। ये हमारा फर्स्ट केस था। ओके, ये हो गया। रब करें ताकि हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकें। चलिए देखते हैं। ओके, सो मैं यहां से रब कर रही हूं। इसके लिए देखिए, हमने देखा पावर इक्वल टू VI। अब उसको करंट नहीं चाहिए, करंट नहीं चाहिए तो ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल्स टू IR। करंट नहीं चाहिए, इस बार रेजिस्टेंस लाना है, मतलब करंट का हो गया। अब इन प्लेस ऑफ करंट हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले में पहले रेजिस्टेंस दिखना चाहिए। तो यहां से देखिए करंट की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R इज योर I। सो पावर क्या आ गया, V, I के प्लेस पे V अपॉन R डाल दो, सो दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। पहले केस के लिए देखिए, पावर है 840, वोल्टेज 220 और उसका स्क्वायर। अब फॉर्मूले में रेजिस्टेंस आ गया है जो कि अननोन है, तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, करेक्ट। रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है। सो यहां से देख लीजिए, रेजिस्टेंस यहां लेके आइए, R इक्वल्स टू 220, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, अपॉन 840, 1 0 कैंसिल, ये 11, ये 42, ओके, देन इसको भी कटिंग कर देते हैं, 1 1 0 और ये 21, ओके। तो 11 यहाँ
डिफरेंस कितना आ गया, 11 का स्क्वायर 121 एंड 0 और अपॉन 21। ये देखिए कितना होता है, इसको अगर कट करेंगे तो हाउ मच इट इज, डिवाइड करके देख लीजिए, कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करना है, करेक्ट। ओके, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इट इज समथिंग लाइक ओके 57.60 ओम। नहीं, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको ध्यान से करना है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तो नहीं मिलता है ना, करेक्ट। चलिए सेकेंड वाले का देख लेते हैं। सो सेकेंड वाले का मैं एज अ होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप सेकेंड वाले का सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए। द ओनली थिंग इज कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू डू देयर, क्लियर। ओके, चलिए एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। सो एक बिल वाला लेते हैं। घर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके चिक होती रहती होगी, शायद कुछ घरों में इतना बिल आ गया, फैन बंद नहीं करते, ये नहीं करते, एसी दिन भर चालू रहता है, हीटर चालू रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो कल से ठंडे पानी से नहाओ। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला। ओके, सो एक क्वेश्चन है, एक आपके पास रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का जो पावर उन्होंने दिया है वो 400 वॉट का दिया है, ठीक है। देन वो 8 घंटे चलता है, पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ तो रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलता है, बंद ही नहीं होता। टाइम दिया है 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज एट, ओके, पूरे मंथ चलाना है, मतलब नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30। ओके, कॉस्ट उन्होंने दी है ₹3 पर यूनिट, पर यूनिट नहीं दिया उन्होंने, ये दिया है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ही तो यूनिट है, हमने देखा था ना। ओके, द क्वेश्चन इज, अरे क्या ढूंढना है भाई, कॉस्ट ढूंढनी, करेक्ट, कॉस्ट ढूंढनी है, सॉरी। ओके, सो कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, करेक्ट। तो देखिए पावर इक्वल टू वी आई, करेक्ट। हमें यूनिट चाहिए मतलब एनर्जी, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, वर्क अपॉन टाइम लगाएंगे। तो पावर इंटू टाइम इज योर वर्क, और वर्क ही एनर्जी होता है, मतलब वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए या डायरेक्ट ही कर लीजिए। डायरेक्ट कैसे, देखिए पावर दिया है 400, ठीक है, कितने घंटे चलता है, 8 आवर्स, ठीक है। पावर जो होता है वो जूल पर सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट, सेकेंड, करेक्ट। ओके, नाउ 8 आवर्स तो हमें किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए, ये किस में दिया है, वॉट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड कर, पहले काम करते हैं, पहले सिर्फ एनर्जी निकाल लेते हैं। सो पावर इज 400, टाइम इज 8, ये एक दिन का है, कितने दिन चलाना है, 30 डेज। तो ये टोटल वॉट आर आ गया। वॉट आर कैसे, वॉट और आर। अब कितना आ गया ये देखिए, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं कर देती हैं, रोक देते हैं। कॉस्ट किसकी दी है, किलोवाट आवर की, तो किलोवाट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, तो ये आ गया किलोवाट आवर में 1 2 3 1 2 3 12 या 4 3 जा 12, 12 8 जा 12 8 जा कितना होता है बताओ भाई, 96 किलोवाट आवर। कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। ओके, तो अगर 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 3 रुपीज है तो 96 की कितनी होगी, 96 इंटू 3 दैट इज 18, कैरी ऑन 1, 27 एंड 28, 288 रुपीज। बहुत कम है, मेरे घर का तो 1500 1000 आता है, करेक्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फुल ऑफ न्यूमेरिकल होगा। ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस, इस चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं या बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में मैं कवर करूंगी। सारे क्वेश्चन वन बाय वन। आपको क्या करना है, पॉज करना है, सॉल्व करना है, नहीं आया तो आगे सॉल्यूशन तो रहेगा। दिस वे आपको वो पूरा वीडियो खत्म करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी में 1% का भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज का होमवर्क आपको मैं देती हूं। एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 1 तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए आप। ठीक है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो पेज चैप्टर के एंड में होती है वो, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी तो उसमें आप देखिए कि आपको कितना क्लैरिटी आ जाता है। ठीक है, सो होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बाय। अगले वीडियो के लिए प्रिपेयर होके आइए, सारे न्यूमेरिकल्स, सारी थ्योरी पढ़ के आइए, एंड दैट इज गोइंग टू बी फन फॉर श्योर। बाय।